नमस्कार बच्चों। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 चैप्टर 13 स्वतंत्र भारत। तो बच्चों हम देखेंगे कि राज्यों की रचना और पुनः रचना। भारत आज़ाद हुआ और देशी राज्यों का एकीकरण हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ और देशी राज्यों का क्या हुआ? एकीकरण। हमने एक तंत्री नहीं परंतु संघीय व्यवस्था स्वीकार की, अर्थात संघ के घटक राज्यों की रचना करने का प्रश्न खड़ा हुआ। या तो बच्चों हमने एक तंत्री नहीं परंतु संघीय व्यवस्था स्वीकार करने की अर्थात संघ के घटक राज्यों की रचना करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ। पहले की ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों का एकीकरण के कारण खड़ी हुई इकाइयों का शुरुआत में अ, ब, क और ड इन 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। इन चारों प्रकार के राज्यों के दर्जे एक समान नहीं थे, यानी कि इन चारों प्रकार के अ, ब, क और ड चारों वर्गों के विभाजन करने के बाद चारों राज्यों के दर्जे एक समान नहीं थे, जबकि ये सभी भारतीय संघ के अभिन्न भाग रहे थे। इसी सन 1950 में जब संविधान अमल शुरू हुआ तो भारत इन चारों प्रकार के राज्यों का बना हुआ था। यह एक कामचलाऊ व्यवस्था थी। अ प्रकार के मद्रास राज्यों में से तेलुगु भाषी प्रदेश का अलग अलग राज्य था। अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने के लिए तेलुगु भाषी लोगों ने उग्र आंदोलन किया था। इस उग्र आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को उनकी मांग स्वीकारनी पड़ी। 1 अक्टूबर 1953 के दिन अलग राज्य आंध्र प्रदेश की रचना की गई। उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का रचना करने की मांग समग्र देश में उठी। तो बच्चों जैसे कि अ प्रकार के मद्रास राज्यों में से तेलुगु भाषी प्रदेश का अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने के लिए तेलुगु भाषी लोगों ने उग्र आंदोलन किया। इस उग्र आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को उनकी मांग स्वीकारनी पड़ी। 1 अक्टूबर 1953 के दिन अलग राज्य आंध्र प्रदेश की रचना की गई। उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों की रचना करने की मांग समग्र देश में उठी थी। तो बच्चों हम देखेंगे केंद्र सरकार ने राज्यों की पुनर्रचना का अध्ययन करके आवश्यक सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजल अली को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस आयोग का विवरण मिलने के बाद संसद में राज्यों की पुनर्रचना करने का विधेयक पारित हुआ। 1 नवंबर 1956 से उसको लागू किया गया। तो बच्चों केंद्र सरकार ने राज्यों की पुनर्रचना का अध्ययन करके आवश्यक सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजल अली को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस आयोग का विवरण मिलने के बाद संसद में राज्यों की पुनर्रचना करने का विधेयक पारित हुआ था। 1 नवंबर 1956 से उसको लागू किया गया था। 4 प्रकार के राज्यों को रद्द करके 14 राज्यों और 6 केंद्रीय शासित क्षेत्रों में राज्यों की पुनर्रचना की गई। यानी कि 4 प्रकार के राज्यों को रद्द करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्यों की पुनर्रचना की गई। उन 14 राज्यों में से अधिकांश राज्यों की रचना भाषा के आधार पर हुई थी। यानी कि उन 14 राज्यों में से अधिकतर देखे थे राज्यों की रचना भाषा के आधार पर हुई थी, परंतु इनसे पंजाब में पंजाबी, हिंदी और मुंबई प्रांत में मराठी और गुजराती इन 2 भाषाई क्षेत्रों का समावेश किया गया। परंतु इनमें से पंजाब में कौन सी भाषा थी? पंजाबी।
हिंदी और बॉम्बे प्रांत में मराठी और गुजराती इन दो भाषाई क्षेत्रों का समावेश किया गया। उसके विरुद्ध गुजरात और महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर राज्यों की रचना करने के लिए उग्र आंदोलन शुरू हुए थे। तो बच्चों उसके विरुद्ध देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर देखें तो राज्यों की रचना करने के लिए उग्र आंदोलन भी हुए थे। तो बच्चों हम देखेंगे महागुजरात आंदोलन। संसद में द्विभाषी राज्यों का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसी दिन अहमदाबाद के लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों की सभा में एक्शन कमेटी की रचना की गई। विद्यार्थियों ने स्वयं भी प्रदर्शन शुरू किया। जिन घटनाओं ने आंदोलन को धीरे धीरे उग्र बनाया था। तो बच्चों संसद में द्विभाषी राज्यों का स्वीकार किया गया था। उसी दिन अहमदाबाद के लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को सभा में एक्शन कमेटी की रचना की गई थी और विद्यार्थियों ने स्वयं यानी कि अपने आप प्रदर्शन शुरू किया। जिन घटनाओं ने आंदोलन को धीरे धीरे क्या बनाया था, उग्र आंदोलन बनाया था। तो महाजन आंदोलन के नेता कौन थे? इंदुलाल याग्निक। महागुजरात का यह आंदोलन धीरे धीरे कैसे बनता गया? हिंसक उपद्रव तथा गोलीबारी से लोकमत अधिक उत्तेजित हुआ। इस आंदोलन को इंदुलाल याग्निक, जयंती दलाल, ब्रह्म कुमार भट्ट आदि नेताओं का मार्गदर्शन मिला था। यानी कि इन आंदोलन को इंदुलाल याग्निक, जयंती दलाल, ब्रह्म कुमार भट्ट जैसे नेताओं का मार्गदर्शन मिला था। यह आंदोलन लोक आंदोलन बन चुका था और समग्र गुजरात में धीरे धीरे फैल चुका था। तो बच्चों 13.1 में इंदुलाल याग्निक महागुजरात अस्मिता के स्वप्न दृष्टा रहे थे। उसकी तस्वीर आप देख सकते हो। इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में महागुजरात के लिए आंदोलन करने वाले सभी राजनीतिक दलों ने सितंबर 1956 में महागुजरात जनता परिषद की स्थापना की। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि महागुजरात जनता परिषद की स्थापना किसने और कब की थी? तो इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में ही सितंबर 1956 में महागुजरात जनता परिषद की स्थापना की थी। गुजरात को अलग राज्य बनाने का आंदोलन इस परिषद में चालू रखा। लोग राष्ट्रीय नेताओं की सभा के समय स्वयं बंद करके उसका बहिष्कार करते थे। इंदुलाल याग्निक को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। इसी तरह आंदोलन उग्र बनता गया। इंदुलाल याग्निक जनता के चाचा बने। तो बच्चों महागुजरात आंदोलन से इंदुलाल याग्निक क्या बने थे? ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो आप लिख सकते हो जनता के चाचा बने थे। तो बच्चों गुजरात की स्थापना, तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी? तो उग्र आंदोलन के परिणाम स्वरूप संसद ने 1960 के मुंबई के त्रिभाषी राज्य का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात इन दो राज्यों की रचना की गई थी। नए गुजरात राज्य का उद्घाटन। तो बच्चों उग्र आंदोलन के परिणाम स्वरूप देखें तो संसद ने 1960 को मुंबई के त्रिभाषी राज्य का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों राज्यों की रचना की गई थी और नए गुजरात राज्य का उद्घाटन तो देखते हैं बच्चों किसने किया था? तो पूर्व रविशंकर महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको याद रखना है। मई 1960 के दिन महाराज ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद में नए गुजरात राज्य का मंगलमय प्रारंभ कराकर आशीर्वाद दिया। यानी कि गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 के दिन रविशंकर महाराज के हाथों से साबरमती आश्रम अहमदाबाद में नए गुजरात राज्य का मंगलमय प्रारंभ किया था। गुजरात के प्रथम राज्यपाल के रूप में कौन थे? मेहदी नवाज जंग। और मुख्यमंत्री के रूप में कौन थे? डॉक्टर जीवराज मेहता के कार्यभार संभाला था। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुजरात के प्रथम राज्यपाल के रूप में कौन थे? तो मेहदी नवाज जंग।
और मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो जीवराज मेहता ने कार्यभार संभाल लिया था। तो बच्चों यहाँ पर इतना जानिए में। तो रविशंकर महाराज, तो रविशंकर महाराज के बारे में हम जानेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र भले ही अलग अलग राज्य बने, परंतु अंत में तो हम सभी एक ही भारत के देश के निवासी हैं। सभी प्रांतों के लोग हमारे देशवासी हैं, यानी कि भारत देश में रह रहे सभी लोग क्या है? हमारे देशवासी है। और सभी की भाषाएं हमारी भाषाएं हैं। हम गांधी जी और सरदार की संतान हैं, इसीलिए इनकी विरासत को सुशोभित करें। प्रभु हमें गांधी जी के मार्ग पर राज्य चलाने की शक्ति दे। धन से ही हीन होने पर भी भव्य भारत का सेवक होने की शक्ति और सद्बुद्धि दे। यानी कि हमारे पास धन नहीं है, फिर भी हमें धनहीन होने पर भी भव्य भारत का सेवक होने की शक्ति और सद्बुद्धि दे। ऐसी शुभकामना प्रार्थना करके हम नए प्रयाण करेंगे। रविशंकर महाराज, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, 1/5/1960 ईस्वी सन 2010 में गुजरात राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष को कौन सा वर्ष मनाया जाता है? स्वर्णिम गुजरात के रूप में मनाया गया था। तो बच्चों हम देखेंगे फ्रांसीसी और पुर्तगाली संस्थाओं का भारत संघ के साथ विलयन। 26 जनवरी 1950 के दिन एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र के रूप में भारत का उदय हुआ। तब अभी कुछ प्रदेश फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के अधिकार में थे। तो बच्चों 26 जनवरी 1950 के दिन एक स्वतंत्र राष्ट्र था, सार्वभौम राष्ट्र था। तो सार्वभौम राष्ट्र के रूप में भारत का उदय हुआ। तब अभी भी कुछ प्रदेश फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के अधिकार में रहे थे। तो बच्चों हम देखेंगे पांडुचेरी का विलय। पांडुचेरी करेकल तमिलनाडु में माहे, केरल में यह नाम आंध्र प्रदेश में और चंद्र नाम पश्चिम बंगाल में पर फ्रांसीसियों का अंकुश रहा था। तो कौन कौन से राज्य थे? तो पांडिचेरी, केरल, तमिलनाडु, यह नाम आंध्र प्रदेश, चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में। तो ये सब राज्य जो आए हुए थे उसका अंकुश फ्रांसीसियों का अंकुश रहा था। इस क्षेत्र में लोगों की इच्छा भारतीय संघ में मिलने की थी। इसके लिए उन्होंने उग्र आंदोलन चलाए। इस स्वतंत्र आंदोलन को कुचल डालने का प्रयास फ्रांसीसियों ने किया था। 1948 में पांडुचेरी में एक विराट सभा में लोगों को भारत छोड़ो के आंदोलन की घोषणा की। तो बच्चों पांडुचेरी में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। उसमें कौन से मंत्र का उच्चारण किया गया था? तो भारत छोड़ो के आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो इस प्रश्न का शांतिमय समाधान करने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौता किया। अंत में फ्रांस सरकार सहमत हो गई। 31 अक्टूबर 1954 को ये फ्रांसीसी उपनिवेशन भारत को सौंप दिए गए। तो बच्चों हम देखेंगे आगे। सौंप दिए गए। तो बच्चों हम देखेंगे गोवा, दीव, दमन का विलय। फ्रांसीसियों की अपेक्षा पुर्तगाल ज़्यादा हठी निकली। वे गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य के प्रतिष्ठा स्वरूप मानते थे। समझौते और वार्ता द्वारा यह प्रदेश भारत को सौंपने के लिए भारत सरकार ने खूब प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। इसी तरह गोवा को भारत में मिलाने के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगा। 15 अगस्त 1955 में आयोजित गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान हजारों लोगों ने गोवा, दमन, दीव में प्रवेश करने का प्रयास किया। उस संघर्ष में 200 सत्याग्रही शहीद हुए।
तो बच्चों, फ्रांसीसियों की अपेक्षा अनुसार देखें तो पोर्तुगीज ज़्यादा कैसी थी, जिद्दी, हठीली थी। वे गोवा को पोर्तुगीज साम्राज्य के प्रतिष्ठा के रूप में मानते थे। समझौते और वार्ता द्वारा यह प्रदेश भारत को सौंपने के लिए भारत सरकार ने खूब प्रयास किए थे, लेकिन उसमें सफलता मिली नहीं। इस तरफ गोवा को भारत में मिलाने के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगा और 15 अगस्त 1955 के दिन आयोजित गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान हजारों लोगों ने गोवा, दमन, दीव में प्रवेश करने का प्रयास किया था और उस संघर्ष में 200 सत्याग्रही शहीद हुए। सत्याग्रह और समझाने जैसे उपाय कारगर सिद्ध नहीं होंगे, तो बच्चों, सत्याग्रह करने और समझाने से कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुए। ऐसा मानकर भारत सरकार ने गोवा को मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू करने का निर्णय किया। तो ऐसा मानकर भारत ने गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू करने का निर्णय किया। 17 और 18 दिसंबर 1961 की मध्य रात्रि को जनरल चौधरी के नेतृत्व में सैनिक अभियान शुरू हुआ। दूसरे दिन दोपहर को अभियान पूरा हुआ। भारतीय दलों ने गोवा, दीव और दमन अधिकार करके वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस तरह से पश्चिमी साम्राज्य का रहा सहा अवशेष भी भारत की धरती पर से दूर हो गया। तो बच्चों, हम देखेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच के संबंध कैसे थे। भारत के स्वतंत्र होते ही भारत पाकिस्तान के बीच के संबंध बिगड़ गए थे। भारत और पाकिस्तान के जैसे स्वतंत्र हुए, विभाजित हुए, उसके बाद दोनों के संबंध बिगड़े हैं। दोनों देशों की सरहद के संबंध में समाधान न होने से भारत की सीमा पर पाकिस्तान की घुसपैठ चली रही थी। यानी कि दोनों देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान के सरहद के संबंध में समाधान न होने पर भी भारत की सीमा पर पाकिस्तान की घुसपैठ चल रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मामले पर भारी मतभेद हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच इसी सन 1948, 1965 और 1971 में इसी तरह 3 बार युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी साल में कितनी बार युद्ध हुआ? तो 3 बार। कब कब? तो 1948, 1965 और 1971 में इसी तरह 3 बार युद्ध हुए, जिनमें हर बार पाकिस्तान हारा है। जिनमें देखें तो कौन हारा है बच्चों? तो पाकिस्तान हारा है। दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता और शिमला और समझौता हुआ, फिर भी पाकिस्तान इन समझौतों का पालन नहीं करता। इस सन 1999 में जब पाकिस्तानी दल कारगिल क्षेत्रों में घुस आया, तब विवश होकर भारत को सैन्य शक्ति का उपयोग करना पड़ा। तो बच्चों, जिनमें हर बार पाकिस्तान जो 3 बार युद्ध हुआ, इन तीनों बार युद्ध में पाकिस्तान हारा और दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता और शिमला समझौता हुआ, फिर भी पाकिस्तान इन समझौतों का पालन नहीं कर रहा था। इसे सन 1999 में जब पाकिस्तानी दल कारगिल क्षेत्र में घुस आया, तब विवश होकर भारत को जबरन सैनिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। ईस्वी सन 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि भारत ने परमाणु परीक्षण का उपयोग कब किया था? तो 1998। उसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। इस तरह अब दोनों देशों परमाणु शस्त्र वाले देश बन गए हैं। तो इसी तरह पहले किसने यूज़ किया था परमाणु परीक्षण का? तो भारत। उसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण का उपयोग किया। तो दोनों देश इसी तरह परमाणु शास्त्र वाले बन गए हैं। अच्छे संबंध बनाने की जितनी मात्रा में उत्सुकता भारत जताई है, उसका समुचित प्रतिभा पाकिस्तान ने नहीं दिया। यह खेदजनक बात है।
यानी कि अच्छे संबंध बनाने के लिए भारत ने पहल की है, लेकिन पाकिस्तान ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तो बच्चों, हम देखेंगे वर्तमान में भारत स्वतंत्रता के 64 वर्षों के बाद हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा। संविधान में निर्धारित किए गए आदर्शों को हमने सिद्ध किए। पंचवर्षीय योजना के अमल के बाद भारत में औद्योगिक विकास का सही अर्थ में प्रारंभ हुआ। सूती कपड़े, चीनी, लोहा, इस्पात के उपयोग, इंजीनियरिंग, रसायन, कोयला उद्योग इत्यादि का अच्छा विकास हुआ है। औद्योगिक चीज वस्तुओं के मामले में हम स्वावलंबी बने हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक तथा ऊर्जा, खनिज तेल, कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील, खाद, सीमेंट और पेट्रोकेमिकल्स जैसे उद्योगों को भी गति मिली है। तो बच्चों, हम देखें तो पंचवर्षीय योजना के अमल के बाद भारत में धीरे धीरे औद्योगिक विकास का सही अर्थ में प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरुआत हुई। जैसे कि सूती कपड़े मिल गए, जैसे कि चीनी, लोहा, इस्पात के उपयोग होने लगा, इंजीनियरिंग, रसायन, कोयला उद्योग इत्यादि का अच्छा विकास होने लगा था। और औद्योगिक चीज वस्तुओं के मामले में हम स्वावलंबी है। इससे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऊर्जा, खनिज तेल, कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील, खाद, सीमेंट और पेट्रोकेमिकल्स जैसे उद्योगों को भी धीरे धीरे गति मिली है। बहुत से विदेशी विवेचक मानते थे कि भारत एक देश के रूप में अधिक समय तक नहीं टिक सकता। कुछ लोग मानते थे कि भारत सैनिक शासन के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि बहुत से विदेशी विवेचक का मानना था कि भारत एक देश के रूप में कभी उभर नहीं आएगा, अधिक समय तक वो टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि भारत सैनिक शासन के अंतर्गत आ जाएगा, परंतु ये आशंकाएं कैसी रही है? निष्फल, यानी कि निर्मूल साबित हुई है। भारत आज तक प्रजातंत्र की राह पर है, जो गौरवमयी सफलता है। तो बच्चों, भारत आज देखें तो प्रजातंत्र की राह पर है और गौरवमयी सफलता प्राप्त की है। यहाँ के लोगों की भाषा और धर्म की विविधता राष्ट्र की एकता में बाधक नहीं बनी है। औद्योगिक, वैज्ञानिक, आंतरिक स्वरूप से सुविधाएं, कृषि और शैक्षणिक विकास में राष्ट्र ने प्रगति की है। तो बच्चों, हम यहाँ पे तस्वीर देखेंगे कि 13.2 में मरीन ड्राइव मुंबई अमीर वर्ग का ये आवास की आप मानचित्र देख सकते हैं। और 13.3 में मुंबई में स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी में से एक है। तो ये दोनों आप मानचित्र देख सकते हैं। 13.2 और 13.3 के मानचित्र आप देख सकते हैं। परंतु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि आज भी जाति के भेदभाव देखने को मिले हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का आदर्श होने पर भी अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष हुए हैं। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि धनी और गरीब वर्ग के बीच अंतर लगातार बढ़ता रहा है। तो बच्चों, हम देखें तो दूसरी ओर यह भी सत्य हकीकत है कि जाति के भेदभाव लोगों के बीच देखने को मिले हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का आदर्श होने पर भी अलग अलग धार्मिक समूह के बीच संघर्ष हुए। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात तो यह है कि धनिक और जो श्रीमंत वर्ग है और गरीब वर्ग के बीच दोनों के बीच अंतर बढ़ता गया है। भारत के अमुक समूह को आर्थिक विकास का अधिक लाभ हुआ है, वे आलीशान मकान में रहते हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं। तो देखें तो बच्चों, BPL दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बहुत से लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे
जी रहे हैं। शहरों की झुग्गियों में रहने वाले बहुत से लोग अपने बच्चों को विद्यालय में भी नहीं पढ़ा सकते हैं। यानी कि शहरों की जो झोपड़पट्टियाँ है उसमें रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास रोजगार नहीं है, रोजी रोटी कमाने के लिए काम नहीं है, वो अपने बच्चों को शाला में, विद्यालय में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। क्योंकि पढ़ाने के लिए वो सक्षम नहीं है, इसीलिए नहीं भेजते हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार असहनीय रूप से धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारा संविधान कानून की दृष्टि से सभी को समान मानता है, परंतु वास्तविक जीवन में अमुक भारतीय दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। स्वतंत्रता के समय में निर्धारित किए गए आदर्शों की दृष्टि से देखें तो भारतीय लोकतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, परंतु यह भी हकीकत है कि वो निष्फल भी नहीं है। तो बच्चों, हमारा संविधान देखें तो कानून की दृष्टि से सभी को समान मानता है, परंतु वास्तविक जीवन में अमुक भारतीय दूसरे की तुलना में देखें तो अधिक शक्तिशाली है और स्वतंत्रता के समय में निर्धारित किए गए आदर्शों की दृष्टि से देखें तो भारतीय लोकतंत्र बहुत ही बड़ी सफलता का दावा तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो असफल भी नहीं है। तो बच्चों, हम देखेंगे महात्मा गांधी की अनुयायी मीराबाई। आर्थिक नीति के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि आर्थिक क्षेत्र से देखें तो हम कमजोर हैं, उसके कारण पर्यावरण पर सीधे असर पड़ता है और उचित ध्यान नहीं दिया गया है। मीराबाई ने 1949 में लिखा है कि विज्ञान और यंत्रों द्वारा उसे मानवता को अमुक समय तक अधिक लाभ हो सके हैं, परंतु अंत में तबाही मिलेगी। तो बच्चों, मीराबाई ने 1949 में लिखा है कि विज्ञान और यंत्रों द्वारा अधिकतर देखे तो मानव को अमुक समय तक अधिकतर लाभ मिलेगा और मिलता है, परंतु अंत में तबाही मिलेगी। हमें प्रकृति के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियम अनुसार जीवन बिताना चाहिए। तो बच्चों, हमें प्रकृति के संतुलन का अध्ययन यानी कि अभ्यास करके उसके नियम अनुसार ही हमें जीवन बिताना चाहिए, तभी हम कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सभ्य प्रजाति के रूप में भी जी सकेंगे। तो बच्चों, 13.4 में मीराबाई की यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर पूर्ण होता है और आपको स्वाध्याय दिया गया है। तो स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 से 5 दिए गए हैं। प्रश्न 2 सड़ी जोड़े मिलाइए। प्रश्न 3 प्रोजेक्ट। तो बच्चों, प्रश्न 1 और 2 आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं। थैंक यू।